Good morning, student of plus one class. Today we discuss periodic properties in which we study about ionization and enthalpy. Ionization and enthalpy. देखिए बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हमारे पास, व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चों सबसे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए हमारा जो एलिमेंट होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी कन्वर्ट इनटू द गैसियस स्टेट। जैसे हमारे पास ये सोडियम प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, तो भाई सब्लिमेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी इट इज कन्वर्ट इनटू द गैसियस स्टेट। क्लियर। सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट लिथियम को सोडियम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, गैसियस स्टेट में, बाय सब्लिमेशन एनर्जी। क्लियर। अब बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जैसे हमारे न्यूक्लियस है, ये हमारे पास सेल्स है। हम सोडियम की बात करते हैं, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, ये हमारा वैलेंस सेल है, इट इज अ वैलेंस सेल। जो आउटर सेल होता है उसको हम आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल बोलते हैं। जो सबसे आउटर में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल। इस वैलेंस सेल से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिस एनर्जी क्या होती है रिक्वायरमेंट, वो क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर। यानी कोई भी हमारा एटम है, उसके वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसके सबसे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमारे सोडियम के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड सेल इज द वैलेंस सेल। ये हमारे पास क्या, इसका वैलेंस सेल है, इट इज द वैलेंस सेल। इस वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इस वैलेंस सेल से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। यानी इट मे बी स्टेट सेल्स, द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove an electron from valence cell of an isolated gaseous atom. Valence cell of an isolated gaseous atom is known as ionization energy. एनर्जी या एंथैल्पी, एनर्जी एंथैल्पी की बात है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, वो एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, फ्रॉम वैलेंस सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर। जैसे बच्चों हमारे पास एलिमेंट एल्यूमिनियम है, सॉलिड स्टेट में है, पहले इसको हम सब्लिमेशन एंथैल्पी से, सब्लिमेशन एंथैल्पी से किस में कन्वर्ट करेंगे, गैसियस में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। अभी जो एल्यूमिनियम गैसियस है बच्चों, जो एल्यूमिनियम हमारे पास गैसियस है, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो एल्यूमिनियम पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, यह एनर्जी की हमें क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम वैलेंस सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। हम गैसियस स्टेट को लेकर चलते हैं क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए उसको हम गैसियस स्टेट में करते हैं, क्योंकि गैसियस स्टेट में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वो क्या हो जाता है, वीक, तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल पॉसिबल होता है। क्लियर। इट इज द आयनाइजेशन एनर्जी। इसके जस्ट बाद बच्चों हम स्टडी करते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर। इसके जस्ट बाद हम क्या स्टडी करते हैं बच्चों, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी।
देखिए सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कंटिन्यू आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं, जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड हमारे पास क्या है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है बच्चों हमारे पास, सक्सेसिव मतलब कंटिन्यू, यानी वी रिमूव द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डॉट डॉट डॉट। इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove first second third electron to remove from valence of an isolated gaseous atom is known as successive ionization enthalpy। इसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, हमें उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू रिमूव फर्स्ट सेकंड थर्ड डॉट 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 इलेक्ट्रॉन टू रिमूव फ्रॉम वैलेंस सेल, कि वैलेंस सेल से हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करें। जब जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। जैसे ये एल्यूमिनियम हमारे गैसीय स्टेट में है, इसका जो वैलेंस कॉन्फिगरेशन होता है वो क्या होता है हमारे पास, नियोन 10 3s2 3p1। ठीक है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर, और इसका कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, नियोन 10 3s2। पी से इलेक्ट्रॉन रिमूव गया तो 3p क्या हो गया, 0, तो क्या बचा 3s2। अब इसमें से फिर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, एल्यूमिनियम पॉजिटिव से फिर से हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव। क्या बना, एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम प्लस का कॉन्फिगरेशन क्या था, नियोन 10 3s2। अब इसका कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा, नियोन 10 3s1। क्लियर, जब यहां से सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब इस एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव से फिर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। इसको हम बोलते हैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। एल्यूमिनियम 2 प्लस का कॉन्फिगरेशन क्या है, नियोन 10 3s1। अब कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा, नियोन 10। नोबल गैस का बन गया ना। क्लियर, जब यहां से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है एल्यूमिनियम पॉजिटिव से, बच्चों देखिए ध्यान से देखिए एक बार, एल्यूमिनियम प्लस से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो एल्यूमिनियम पॉजिटिव बना, इसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। एल्यूमिनियम प्लस से अगेन एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव बना, क्या बोलेंगे, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव से अगेन एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो क्या बना, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, दैट इज थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ये हमारे पास जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो एनर्जी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अगर बात करते हैं बच्चों सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, इससे पहले मैंने रेडियस की बात करी थी। जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो साइज क्या होती है, स्मॉल होती है, साइज विल बी स्मॉल। अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इंक्रीज, तो साइज क्या होती है, स्मॉलर हो जाती है, साइज क्या होती है, स्मॉलर। तो न्यूक्लियस का वैलेंस सेल पर जो इंटरेक्शन है वो क्या होता है, हाई होता है। न्यूक्लियस का वैलेंस सेल पर जो इंटरेक्शन वो क्या होता है, हाई। क्या बता रहा हूं मैं,
इफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज, अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस का वैलेंस सेल के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हाई। इफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज so force of attraction nucleus to valence cell increases, so that we required to remove an electron from valence cell will be high। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगा आपके पास, ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, इसका ऑर्डर क्या रहेगा भी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का, यानी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, इसके बाद सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, और सबसे कम कौन सी रहेगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर, क्योंकि जब हम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 2+ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, सेकंड की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम प्लस से करते हैं, और फर्स्ट की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम से करते हैं। तो ये सबसे स्मॉलर साइज है, सबसे ज्यादा इंटरेक्शन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वी रिक्वायर्ड मैक्सिमम एनर्जी। सो थर्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी विल बी हायर देन second and second higher than first, so it is the successive ionization enthalpy। क्लियर, या हमारे पास क्या होती है बच्चों, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी कि कंटिन्यू। इसके जस्ट बाद बच्चों हम स्टडी करते हैं फैक्टर्स गवर्निंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जी हमारे पास थी सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसके जस्ट बाद हमारे पास है फैक्टर्स गवर्निंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बच्चों, फैक्टर्स गवर्निंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए बच्चों, सबसे पहले यहां पर आते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या आता है, न्यूक्लियर चार्ज। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारे पास है, आयनाइजेशन एंथैल्पी वो न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली होती है। न्यूक्लियर चार्ज की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, इंक्रीज, यानी ऑन इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आयनाइजेशन एंथैल्पी आल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे बच्चों न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज। ऑन इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, सो force of attraction nucleus to valence cell increases, so that tendency to remove an electron will be decreases। It means ionization energy increases। अगर बच्चों न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल क्या होगा, इंक्रीज। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस का वैलेंस सेल पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो टेंडेंसी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन विल बी डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम। सो आयनाइजेशन एनर्जी विल बी इंक्रीज। सेकंड हमारे पास है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज या रेडियस। देखिए बच्चों, हमारे पास एक स्मॉल साइज और एक लार्ज साइज। जैसे हमारे पास यहाँ पर टू सेल, सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इसको, यानी यहाँ पर सेकंड सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। सेकंड सेल इज द वैलेंस सेल, यहाँ थर्ड सेल इज द वैलेंस सेल। हमारे पास दो एटम है, यहाँ सेकंड सेल वैलेंस सेल है और यहाँ पर थर्ड सेल क्या है, वैलेंस सेल। एकदम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें। कहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो हमें लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों, यहाँ से, क्योंकि यहाँ साइज लार्ज है। यहाँ अगर साइज इंक्रीज होती है तो न्यूक्लियस का वैलेंस सेल पे इंटरेक्शन क्या होगा, कम होगा।
और साइज स्मॉल होगी तो न्यूक्लियस का वैलेंस सेल्फ इंटरेक्शन क्या होता है, हाई। इन स्मॉलर द साइज मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल, बट इन लार्ज साइज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल विल बी लेस। यानी स्मॉल साइज होगी तो यहाँ पर इंटरेक्शन ज्यादा है, लार्ज साइज है तो यहाँ पर इंटरेक्शन क्या है, कम, और इंटरेक्शन कम है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ इंटरेक्शन ज्यादा है सो वी रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, तो हमें ज्यादा एनर्जी क्या होगी, रिक्वायरमेंट। अगर इंटरेक्शन ज्यादा है तो हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इंटरेक्शन कम है तो लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। यानी जो एटॉमिक साइज अगर हमारे पास इंक्रीज होती है तो आयनिस एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। यानी एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली है, आयनाइजेशन एनर्जी एक दूसरे की क्या है, इनवर्सली। क्लियर? यानी ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस to valence cell decreases on increasing atomic size। जैसे एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल क्या होता है, डिक्रीज। सो आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो डिक्रीज। इसका मतलब जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी बच्चों, जैसे जैसे साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। क्योंकि हमारी स्मॉलर द साइज, अगर एटम की साइज स्मॉल है तो न्यूक्लियस का वैलेंस सेल पे जो इंटरेक्शन वो क्या होता है, हाई होता है, सो वी रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेकिन जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी बच्चों, साइज इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियस का वैलेंस सेल पे इंटरेक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। न्यूक्लियस का वैलेंस सेल पे इंटरेक्शन डिक्रीज होगा तो वी रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो हमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों ताकि आप इसको अच्छे से कवर कर सकें, अच्छे से नोट्स का फॉर्म कीजिए बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट आपके पास, बहुत अच्छे से रिकवर करनी है आप इसको। इसके बाद हमारा जो थर्ड फैक्टर वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट फैक्टर इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बच्चों, देखिए व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों हम आपको सेकेंड यूनिट में बता चुके हैं कि हाफ फील्ड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मोस्ट स्टेबल। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोस्ट स्टेबल। बच्चों हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोस्ट स्टेबल, सो वी रिक्वायर हाई आयनाइजेशन एनर्जी, सो वी रिक्वायर्ड हाई आयनाइजेशन एनर्जी। बच्चों हाफ फील्ड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो वहां पर हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट। इसको हालांकि मैं एग्जांपल देकर मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए बच्चों यहाँ पर दो फैक्टर है, अगर हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं सो वी रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव के बाद हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड बढ़ते हैं, अगर फॉर्मेशन होता है तो वी रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी इफ यू रिमूव an electron from half filled and fully filled, so we required high amount of energy। हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है।
if after removal of an electron it form half filled or fully filled. So it required less amount of energy, जिसमें भी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी रिक्वायर्ड। देखिए बच्चों, हाफ फील्ड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं? मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सो वी रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इफ यू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, वी रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इफ आफ्टर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म हाफ फील्ड और फुली फील्ड, अगर इलेक्ट्रॉन के रिमूव के बाद हाफ फील्ड या फुली फील्ड बनता है, सो वी रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर बच्चों हम हाफ या फुली फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, वी रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। इफ आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म हाफ फील्ड और फुली फील्ड, सो वी रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक हमारे पास है बच्चों पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बच्चों कहता है कि हायर द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हायर द आयनाइजेशन एनर्जी, यानी if penetration effect increases, if penetration effect increases, so ionization energy also increases। और सब ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट है एस का, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का। सबसे एक्सेस पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका बच्चों? एस, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। यानी सबसे हायर पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका बच्चों? एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद पी का, उसके बाद डी का, उसके बाद एफ का। बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से रिकवर कर सकें, कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको। क्लियर? इसके जस्ट बाद लास्ट फैक्टर बच्चों स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारा लास्ट इफेक्ट है बच्चों, हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है बच्चों, वो क्या आपके पास स्क्रीनिंग और सेलिंग इफेक्ट ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन, दैट इज फिट स्क्रीनिंग और सेलिंग इफेक्ट ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। देखिए बच्चों, इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं बच्चों, तो ये अंदर के जो दो सेल है ना, दो सेल है बच्चों, ये इस न्यूक्लियस के वैलेंस सेल पे जो इंटरेक्शन है इसको क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। ये हमारे इनसाइड के दो सेल है ना, ये दो सेल, इस न्यूक्लियस का जो फोर्स है, वैलेंस सेल पे जो फोर्स होता है, उस फोर्स को ये इनसाइड के सेल उसको प्रिवेंट करते, उसको रोकते हैं। क्लियर? तो जितने ज्यादा इनर सेल्स इंक्रीज होंगे, इनर सेल्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, उतना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और जैसे ये है बच्चों, यहाँ पर जो ये अंदर के सेल है, जो हमारे इनर सेल्स हैं, ये इनर सेल्स है, ये इनर सेल्स बच्चों हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। यानी जितने ज्यादा सेल होंगे उतना ज्यादा क्या होगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा? मतलब जैसे मान लीजिए कि हम बच्चों, ये लाइट है और ये लाइट मान लीजिए ये एक पेज है, ये सेकंड पेज है, दो पेज से क्रॉस होकर यहाँ पर लाइट पहुंचे, एक 1 2 3 4 पेज से लाइट पहुंचे, तो यहाँ पर कम पहुंचेगी ना, क्योंकि यहाँ पर रिलेक्टेंस के लिए हमारे पास 4 सेल है और यहाँ पर रिलेक्टेंस के लिए कितने सेल है? 2 सेल। जितने नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, इनर सेल्स बढ़ते हैं, तो न्यूक्लियस का वैलेंस सेल पे जो इंटरेक्शन है उतना क्या होता है? लेस होता है। जितने इनसाइड के सेल्स इंक्रीज होते हैं बच्चों, जितने इनसाइड के सेल्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। इनर सेल्स इंक्रीज होते हैं, इतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल क्या होता है? डिक्रीज होता है, कम होता है। जितना न्यूक्लियस का वैलेंस सेल इंटरेक्शन क्या होगा? कम। इसका मतलब अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। यानी इफ inner cells
increases, if inner cell increases, it means screening effect increases. तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है. सो दैट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज. तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है. तो आयनाइजेशन एनर्जी उस केस में क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज हो जाती है. ठीक है. अब इसके बाद बच्चों हम आपको इसमें वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी स्टडी करेंगे ग्रुप और पीरियड्स के अंदर, कि व्हाट इज वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप और व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इन पीरियड. यानी नेक्स्ट हम क्या स्टडी करते हैं बच्चों, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी को स्टडी करें. नेक्स्ट हमारे पास क्या बच्चों, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. बच्चों इन फैक्टर्स को बहुत अच्छे से कीजिए. आप वीडियो को 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स देखिए, जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाते बच्चों. फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते. नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप. देखिए बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी का हम वेरिएशन ग्रुप में स्टडी करते हैं. किसमें स्टडी करते हैं, ग्रुप में, जिसमें अल्कली मेटल्स को लेके चलते हैं. अल्कली मेटल्स क्या हमारे पास, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और शीजियम. इन सभी का मैं कॉन्फिगरेशन लिखता हूं बच्चों. हीलियम 2 2s1, नियोन 10 3s1, आर्गन 18 4s1, क्रिप्टॉन 36 5s1, जीनोन 54 6s1. क्लियर बच्चों. यहां पर हमारे पास कितने हैं, सेकंड सेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, और सेकंड सेल में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन. या थर्ड सेल है, n=3 है तो थर्ड सेल, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल में एक इलेक्ट्रॉन. या कितने सेल है, 4 सेल, 1 2 3 4 सेल में इलेक्ट्रॉन. या कितने सेल है बच्चों, 5 है. या एक इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर 6 सेल होंगे ऐसे. बच्चों देखिए यहाँ पर 1 बाय 1, जैसे हम टॉप से बॉटम, ये हमारा टॉप है और ये हमारे पास बॉटम है. जैसे हम टॉप से बॉटम जाते हैं बच्चों, टॉप से बॉटम जा रहे हैं, टॉप वाले में कितने सेल है बच्चों, 2 सेल है. या 3 4 5 6, नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, 1 बाय 1 इंक्रीज. जैसे हम टॉप से बॉटम वेरीज करते हैं बच्चों, जैसे हम टॉप से बॉटम वेरीज करते हैं, यहाँ पर 2 सेल या 3 सेल 4 सेल 5 सेल और शीशे में कितने आएंगे आपके पास, 6 सेल है. कितने सेल आएंगे, 6 सेल. यानी नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, 1 बाय 1 इंक्रीज. और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो बच्चों न्यूक्लियस का वैलेंस सेल पे जो इंटरेक्शन है वो क्या होगा हमारे पास, डिक्रीज होगा. और न्यूक्लियस का वैलेंस सेल पे इंटरेक्शन डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए हमें लेस एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट. यानी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज. यानी on moving in group from top to bottom. So atomic size regularly increases due to increase in number of cells. इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल. ये कहता है बच्चों ऑन मूविंग इन ग्रुप, जैसे हम ग्रुप में वेरीज करते हैं बच्चों टॉप टू बॉटम. एटॉमिक साइज हमारी रेगुलरली क्या होती है, इंक्रीज होती है. एटॉमिक साइज रेगुलरली इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, लगातार इंक्रीज हो रहे हैं. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल डिक्रीज. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल क्या होता है, डिक्रीज. सो दैट टेंडेंसी
to remove an electron increases, and hence ionization energy decreases in group. तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों, ग्रुप में डिक्रीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज इन ग्रुप। इस केस में क्या बताया बच्चों, ऑन मूविंग इन ग्रुप, जैसे हम ग्रुप में जा रहे हैं बच्चों टॉप टू बॉटम, तो एटॉमिक साइज रेगुलरली क्या होती है, इंक्रीज। आप देख रहे हो बच्चों एटॉमिक साइज रेगुलरली इंक्रीज हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स वन बाय वन करके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। 2 3 4 5 6 सेल है, 2 से 6 सेल वेज करे तो एटॉमिक साइज क्या हो रही है, इंक्रीज। सो नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस टू वैलेंट सेल डिक्रीजेस। तो न्यूक्लियस का वैलेंट सेल पे जो इंटरेक्शन वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियस का वैलेंट सेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज। सो टेंडेंसी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन क्या होती है, इंक्रीज होती है। टेंडेंसी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन क्या होगी, इंक्रीज, एंड हेंस आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज इन ग्रुप। इट मींस जो आयनाइजेशन एनर्जी है बच्चों वो ग्रुप में क्या होती है, डिक्रीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज इन द ग्रुप। तो जैसे जैसे बच्चों ग्रुप्स में वेरीज करते हैं, आप किसी भी ग्रुप की बात कर रहे हो, एक्स वाई जेड एनी ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, हमारी पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है, उसमें हम किसी भी ग्रुप की बात करते हैं बच्चों सेम वेरिएशन रहेगा आपके पास। क्लियर कि जैसे जैसे हम ग्रुप में वेरीज करते हैं टॉप से बॉटम, तो हमारे पास एटॉमिक साइज रेगुलरली क्या होती है, इंक्रीज। और एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी क्योंकि ऑन मूविंग इन द ग्रुप एटॉमिक साइज रेगुलरली इंक्रीज, और एटॉमिक साइज रेगुलरली इंक्रीज होती है तो न्यूक्लियस का वैलेंस सेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। और न्यूक्लियस का वैलेंस सेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है तो टेंडेंसी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की टेंडेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। और जब बात हम पीरियोडिक टेबल की करते हैं बच्चों, बात हम किसकी करते हैं, पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर बच्चों हमारे पास जो अल्कली मेटल्स है बच्चों उनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे लो होती है। अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या सबसे लो, और जो नोबल गैस एलिमेंट्स उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या सबसे हाई होती है इनके रेस्पेक्टिव पीरियड के अंदर। यानी इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ionization energy of alkali metals will be low। आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स क्या होती है, लो होती है। और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स जैसे हमारे लिथियम है, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, और इनमें भी सबसे कम किसकी है, इसकी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये है तो सबसे कम किसकी है, सीजियम। तो सीजियम हमारा देखें इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स विल बी लो। अल्कली मेटल्स की कम, और अल्कली मेटल्स में भी सबसे कम किसकी है, सीजियम की। यानी सीजियम हैज लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर दूसरी बात करते हैं हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो वो किसके बच्चों, नोबल गैस एलिमेंट, नोबल गैस एलिमेंट यानी 18th ग्रुप एलिमेंट। जो 18th ग्रुप एलिमेंट है, जो नोबल गैस एलिमेंट है, which have highest ionization energy, which have highest ionization energy। जो नोबल गैस एलिमेंट उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों, हाईएस्ट होती है। क्या होती है, सबसे एक्सेस होती है। क्लियर, बिकॉज दे हैव fully filled stable configuration, fully filled stable configuration, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हीलियम, फिर नियोन, फिर आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। क्योंकि आपको पता है बच्चों ग्रुप में क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, हीलियम की, और जीनोन की सबसे कम, क्योंकि ग्रुप में क्या होती है, डिक्रीज। तो हीलियम की सबसे एक्सेस है, यानी हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। यानी हीलियम हैज मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्कैन एनर्जी क्या होती है, सबसे एक्सेस होती है, सबसे हाई होती है। अगर बात करते हैं बच्चों सबसे लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आपके पास किसके आती है, सीजियम। और सबसे हाईएस्ट किसके आती है बच्चों आपके पास, हीलियम। हीलियम इज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बच्चों नेक्स्ट हम पीरियड्स के अंदर वेरिएशन स्टडी करते हैं, ठीक है।